यस, तो लास्ट क्लास में हमने एंजाइम से रिलेटेड हिस्टोरिकल पार्ट कवर किया था और मैंने आपको एक सबसे बड़ी बात बताई थी। आज की दुनिया में भी ये लाइन फेमस है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर प्रोटीन। आपने भी सुना होगा, मेरी मुंह से कई बार सुना होगा, मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। ये लाइन कई बार मैं क्लासेस में बोलता रहता हूँ, जहां पे भी प्रोटीन की बातें, जहां पे भी एंजाइम की बातें आती है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम। कल मैंने उस राइबोजाइम के बारे में आपको डिटेल में बताया और ये राइबोजाइम का डिस्कवरी बायोलॉजी की दुनिया में, खास करके इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाया था। सोचने का तरीका ही बदल दिया था, तभी तो उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। प्रोटीन वर्ल्ड से लोग आरएनए वर्ल्ड को एक्सेप्ट कर लिए और सच बात है, ये आज भी ये चीजें सही लगती है, ये कंसेप्ट सही लगता है। या आरएनए वर्ल्ड का कंसेप्ट वाला पोर्शन जो है ना, मैं 4 चैप्टर में पढ़ाता हूँ। अगर किसी को याद हो तो मैं 3 चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। किसको किसको याद है, हाथ खड़ा करो तो। बायोमोलिकुलर में पढ़ाया, मतलब कि एंजाइम में पढ़ाया कल, आरएनए वर्ल्ड। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में भी पढ़ाया था, याद है? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, आरएनए वर्ल्ड। और एक पढ़ाऊंगा इवोल्यूशन में, एक पढ़ाऊंगा इवोल्यूशन, सॉरी 4 नहीं 3 ही जगह। तो आरएनए वर्ल्ड इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 3 जगह मैं बताता हूँ, ठीक है? तो आरएनए वर्ल्ड कैसे आया, ये बात मैंने आपको प्रूव भी किया था कल, ठीक है? फाइनली एंजाइम का हिस्टोरिकल पार्ट यहाँ समाप्त होता है। अदरवाइज हिस्टोरिकल पार्ट तो और भी कई सारे हैं, मैंने आपको उतना ही बताया जो आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं आपके एनसीईआरटी कंटेंट की तरफ कि एंजाइम में एनसीईआरटी में क्या क्या दे रखा है। मैं एनसीईआरटी में कई सारी बातें बिखरी हुई है एंजाइम्स में, मैं उनको एक टॉपिक हेडिंग डाल के पढ़ा रहा हूँ और वो टॉपिक है अपना जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। अब ये प्रॉपर्टीज फिजिकल भी हो सकता है और ये प्रॉपर्टीज केमिकल भी हो सकता है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। और सुन लो बच्चे ध्यान से, मैं एनसीईआरटी के पूरे पॉइंट को, प्रॉपर्टीज वाले पॉइंट को 5 पॉइंट में समेट रहा हूं। पहला पॉइंट कि एंजाइम्स का साइज लार्ज होता है, लार्ज साइज होता है, और एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। एक एक करके इसको मैं अभी एक्सप्लेन भी करूंगा, हाई होता है। दूसरा पॉइंट केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। एंजाइम प्रोटीन नेचर का होता है एक्सेप्ट राइबोजाइम। मोस्टली एंजाइम आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। एंजाइम प्रोटीन नेचर का होता है। इससे रिलेटेड भी कुछ बातें जो अभी आपको बतानी है। तीसरा पॉइंट, एंजाइम कुछ चीजों के लिए सेंसिटिविटी दिखाता है। क्या दिखाता है? सेंसिटिविटी, सॉरी स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी नॉट सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी दिखाता है। किन 3 चीज के लिए स्पेसिफिसिटी दिखाता है उसको एक्सप्लेन करना है हमें। टेम्परेचर के लिए, सबसे पहले सबस्ट्रेट लिख देते हैं। सबस्ट्रेट के लिए सबको एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। सबस्ट्रेट के लिए, टेम्परेचर के लिए और पीएच के लिए। एंजाइम इन 3 चीज के लिए स्पेसिफिसिटी दिखाता है। चौथा पॉइंट कि एंजाइम केमिकल रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को घटा के, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाकर केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को इनहांस करता है। इसको डिटेल में समझना है, इस पॉइंट्स को। फिर आता है लास्ट में 2 पॉइंट और आता है, एक आता है केम कांस्टेंट और एक आता है टर्नओवर वैल्यू, टर्नओवर नंबर। यानी कि मैं जनरल प्रॉपर्टीज में 5 प्रॉपर्टीज समझाने वाला हूं आपको, 5 पॉइंट समझाने वाला हूं, समझो। पहला पॉइंट है कि एंजाइम लार्ज साइज का होता है, हाई मोलिकुलर वेट का होता है। दूसरा पॉइंट है कि एंजाइम प्रोटीन नेचर का होता है। और तीसरा पॉइंट है कि एंजाइम कुछ चीजों के लिए स्पेसिफिसिटी दिखाता है, और वो क्या है? सबस्ट्रेट है, टेम्परेचर है, पीएच है। इसके बाद एंजाइम केमिकल रिएक्शन के, बायोकेमिकल रिएक्शन बोलो, नॉट केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन। एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को घटाकर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। कैसे करता है चीजें देखेंगे डिटेल में, डोंट वरी। एंजाइम केम कांस्टेंट, एंजाइम का अपना केम कांस्टेंट होता है और उसका अपना टर्नओवर नंबर होता है। क्या होता है सारी बातें एक एक करके देखेंगे। पहला पॉइंट कि एंजाइम का जो साइज है लार्ज होता है और एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपके सामने 2 अलग अलग चीजें दिखा रहा हूं, ठीक है? 2 अलग अलग चीजें, आप गौर करो। एक मान लो ये एंजाइम है, ठीक है?
जिसका कि आपका मॉलिक्यूलर वेट भी कम लग रहा होगा। और क्या बात है बोलो? वो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दी है, उसके बाद रेट ऑफ अरे अरे रिएक्शन अरे, बढ़ा है। एक्टिवेशन एनर्जी को घटा के रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। ठीक है, बोल तो सही रहते। एक्टिवेशन एनर्जी को घटा के रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। कैसे करता है डिटेल में देखेंगे। हाँ, मैं कह रहा हूं कि आपके सामने ये एक एंजाइम है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है और इसका साइज छोटा है। आपको ये कैसे पता चल रहा है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, इसका साइज छोटा है? ये कंपैरेटिवली बता रहा हूं मैं। आ जाओ, कंपैरेटिव में किसको लाया मैंने? इसको। यानी कि आपके सामने दो एंजाइम है, एक ये ग्लास जो है ये, और एक ये डब्बा है ये। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम और साइज छोटा, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा और साइज बड़ा। अब आप सोच के बताओ कि किसमें सरफेस एरिया ज्यादा है? सृष्टि, ग्लास में या डब्बा में? सरफेस एरिया किसमें ज्यादा है? ग्लास में। ग्लास में। यानी कि आप कहोगे कि लार्ज साइज होने से सरफेस एरिया ज्यादा होता है, राइट? लार्ज साइज होने से सरफेस Yes. एरिया ज्यादा होता है। और जाहिर सी बात है कि अगर साइज लार्ज होगा तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, ये अंडरस्टूड है। ऐसा कैसे हो सकता है कि साइज लार्ज करें और मॉलिक्यूलर वेट ना बढ़े? अगर कोई 3D स्ट्रक्चर हो तो साइज बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। तो साइज बढ़ने और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से अल्टीमेटली सरफेस एरिया बढ़ा। हमें ये समझना है कि एंजाइम का ज्यादा सरफेस एरिया होने का क्या सिग्निफिकेंस है, राइट? समझना, अगर ये एंजाइम होता तो इसमें लेस नंबर ऑफ सरफेस एरिया होता। तो एक्चुअली होता क्या है कि अभी मैं आपको एक पॉइंट पढ़ाऊंगा कि एंजाइम में जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है उस साइट को कहते हैं एक्टिव साइट। क्या कहते हैं उसको? एक्टिव साइट। अभी एक्टिव साइट को भी हम डिटेल में देखेंगे, एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट कहाँ होता है? एंजाइम के आउटर सरफेस पर होता है। तो मुझे बताओ कि ये डब्बा है और ये ग्लास है, तो मुझे बताओ, अभी सृष्टि ने कहा कि ग्लास में सरफेस एरिया ज्यादा, इसमें सरफेस एरिया कम। तो सृष्टि फिर तुम ही बताओ कि किसमें एक्टिव साइट का नंबर ज्यादा होगा और किसमें एक्टिव साइट का नंबर कम होगा? ग्लास में ज्यादा होगा। हाँ, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो एक्टिव साइट का नंबर भी ज्यादा होगा। और एक्टिव साइट वो साइट है जहां पर एंजाइम से सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट बाइंड करता है। और जब तक सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा, रिएक्टेंट बाइंड नहीं करेगा, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कहां से होगा? और बायोकैटालिस्ट कर ही क्या लेगा? डायरेक्टली एंजाइम पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, कंज्यूम नहीं हो रहा रिएक्शन में, बट रिएक्शन को किसी न किसी तरीके से इफेक्ट तो कर रहा है ना, और खास करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने आता है। तो अगर एंजाइम का साइज ज्यादा होगा, लार्ज साइज होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया होने से ज्यादा होने से एक्टिव साइट ज्यादा होगा। और एक्टिव साइट अगर ज्यादा होगा तो इससे एंजाइम की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। वो एक ही बार में ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट को बाइंड करा के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। एंड दिस इज द रीजन एंजाइम आर रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी। दिस इज द रीजन एंजाइम आर रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी। बोलो क्यों? मान लो कि अगर ऐसे ऐसे एंजाइम होते तो इस पे मान लो कि 50 एक्टिव साइट है, ओके, और इस पे मान लो 200 एक्टिव साइट है, ओके। तो मुझे एक बात बताओ, ये एक बार में 200 रिएक्टेंट को 200 प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, राइट? एक सिंगल बायोकैटालिस्ट, राइट? लेकिन ये बेचारा एक बार में 50 रिएक्टेंट को ही 50 प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएगा। तो अगर इसको चाहिए कि अगर इसको चाहिए कि 200 प्रोडक्ट बनाना है तो ऐसे ऐसे 4 मॉलिक्यूल एंजाइम के चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट मैं क्या कर रहा हूं? लेकिन अगर इस एंजाइम को चाहिए कि 200 प्रोडक्ट बनाना है, एक सिंगल एंजाइम अकेला काफी है। दैट्स व्हाई ड्यू टू लार्ज साइज, ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ एक्टिव साइट, एंजाइम आर रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी। लेस क्वांटिटी में पाए जाने का कारण यही है, क्योंकि उस पर सरफेस एरिया ज्यादा होता है। जब हम कहते हैं एंजाइम आर रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी एंड इट प्रूव्स एंजाइम आर हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल, एंजाइम आर हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल। ये हाईली रिएक्टिव हुआ है ड्यू टू ज्यादा नंबर ऑफ एक्टिव साइट। लेकिन आप याद कीजिए, जिस दिन मैंने आपको एंडोक्राइन चैप्टर पढ़ाया था, एंडोक्राइन ह्यूमन में, तो वहां पे मैंने हार्मोन्स पढ़ाया था। और हार्मोन्स में हम ऐसा कह रहे थे कि हार्मोन्स की मॉलिक्यूलर वेट और साइज काफी लो होती है, साइज छोटी होती है, स्मॉल होती है,
और मॉलिक्यूलर वेट लो होती है, फिर भी वो हाईली रिएक्टिव होता है और लेस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है। कितनों को लाइन याद आया? हाथ खड़ा कीजिए। कितनों को ये बात याद आ गया? याद आ गया? एंजाइम अलग तरीके से वर्क करता है। एंजाइम का मोड ऑफ एक्शन में आपको, सॉरी, हार्मोन अलग तरीके से वर्क करता है। हार्मोन का मोड ऑफ एक्शन में आपको पढ़ा चुका हूं। हार्मोन में किसी प्रकार के एक्टिव साइट का होना जरूरी नहीं है। हार्मोन का अपना टारगेट साइट होता है, टारगेट ऑर्गेन पर, और उस टारगेट ऑर्गेन पर जो हार्मोन आएगा, हार्मोन आता है सोर्स सेल से, और इस दौरान हार्मोन्स को ट्रैवल करना पड़ता है ब्लड में, और जितना कम साइज, जितना लो मोलिकुलर वेट होगा, उसकी ट्रैवलिंग उतनी फास्ट होगी, और उसकी ट्रैवलिंग फास्ट होने की वजह से वो लेस क्वांटिटी में उसकी रिक्वायरमेंट चाहिए, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है। स्मॉल मोलिकुलर वेट और लो, स्मॉल साइज और लो मोलिकुलर वेट है, तो वो ट्रैवलिंग बहुत फास्ट करता है, ट्रांसपोर्ट उसका बहुत फास्ट होता है ब्लड से, इसलिए वो लेस क्वांटिटी में चाहिए, वो हाईली रिएक्टिव है। वो स्मॉल साइज होके, लो मोलिकुलर वेट होकर भी लेस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है और हाईली रिएक्टिव है, और एंजाइम लार्ज साइज और हाई मोलिकुलर वेट होके लेस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। दोनों का अपना कारण है। ये ज्यादा नंबर ऑफ एक्टिव साइट की वजह से ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। वो हाईली, मतलब कि इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से हाईली रिएक्टिव है और लेस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। और मैंने आपको ये बात बताया भी था तब भी, कि अगर एंजाइम और हार्मोन का एक बार मुकाबला हो जाए कि कौन ज्यादा रिएक्टिव, तो एंजाइम को अपनी औकात पता चल जाएगी। हार्मोन एंजाइम से भी ज्यादा रिएक्टिव है, हार्मोन एंजाइम से भी ज्यादा रिएक्टिव है। हार्मोन इतना रिएक्टिव है कि नैनोग्राम्स में हार्मोन चाहिए अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए, बहुत लेस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है। मैंने आपको बताया भी था बात। तो ये तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि एंजाइम लार्ज साइज के होते हैं, इसकी वजह से सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इसकी वजह से एक्टिव साइड ज्यादा होता है, एक्टिव साइड होने की ज्यादा होने की वजह से एंजाइम की हाईली रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए एंजाइम के रिक्वायरमेंट अपने फंक्शन के लिए बहुत कम मॉलिक्यूल में भी वो अपना वर्क कर देता है। जब बात आई है हाई मॉलिक्यूलर वेट की, तो बच्चों मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एंजाइम की मॉलिक्यूलर वेट हाई होती है, बस सच है, लेकिन आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसका मॉलिक्यूलर वेट हाईएस्ट हो पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में। पूरी बायोलॉजिकल वर्ल्ड में हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट रखने वाला एंजाइम कौन है? तो सुन लीजिए ध्यान से, ये एंजाइम आपकी प्लांट फिजियोलॉजी का एंजाइम है, आगे भी आएगा। और केवल प्लांट फिजियोलॉजी नहीं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलिए, सभी ऑर्गेनिज्म में मिलता है। ये एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड का सबसे बड़ा एंजाइम है, साइज भी सबसे बड़ा है, और ये एंजाइम सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट का भी है, हाईएस्ट साइज, मतलब लार्जेस्ट साइज एंड हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन आप इसका मतलब ये कतई नहीं निकालेंगे कि इसका अगर साइज सबसे ज्यादा है और इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, इसका मतलब ये कतई नहीं है। अगर मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा हुई है तो ड्यू टू हैवी मेटल हुई है, मेटल है इसमें कुछ साथ में एसोसिएटेड, इसकी वजह से इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया और हाईएस्ट है। फास्टेस्ट एंजाइम तो कोई और है, मैं आपको बताऊंगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एनिमल के केस में। तो ये जो एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में आप सिंपल इंफॉर्मेशन का याद रखेंगे कि ये बायोलॉजिकल वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट रखने वाला एंजाइम है, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट रखने वाला एंजाइम है। तो पहला पॉइंट समाप्त हुआ क्या कि ये लार्ज साइज और हाई मॉलिक्यूलर वेट का रखने वाला कंपोनेंट होता है एंजाइम। हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की होती है। लार्ज साइज की वजह से फाइनली रिएक्टिविटी ज्यादा और इसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम क्वांटिटी में होती है। पहला पॉइंट आपके सामने आपके नोट्स पे। हाँ, पहला पॉइंट में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो जब तक ये नोट्स खुल रहा है। सृष्टि, कोई दिक्कत है? नो सर। राजेश्वरी, नो सर। प्रतीक, नो सर। नोट्स खुल रहा है, जल्दी खुल क्यों नहीं रहा है? हाँ, खुल गया। जस्ट वेट अ मिनट।
अरे तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये हमारा समय भी बर्बाद कर रहा है। एक काम करो, अगला पॉइंट भी पढ़ा ही देते हैं, अगले मीटिंग में हम नोट्स खोल के दिखा देंगे, टाइम पास करने से फायदा नहीं। चलो नेक्स्ट, समझ तो आ ही गया होगा, नोट से पढ़ लेना ना। नेक्स्ट पॉइंट कि एंजाइम, मोस्टली एंजाइम प्रोटीन नेचर का होता है। अब इस पॉइंट को गौर से समझना, अगर ऐसा है कि मोस्टली एंजाइम प्रोटीन नेचर का होता है, तो क्या अब तक आप लोगों को यह बात पता चल चुका है कि नहीं चल चुका है कि प्रोटीन जो होता है डायरेक्टली नहीं बनता है, प्रोटीन डीएनए से बनता है, डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनता है, आरएनए में भी एमआरएनए, उससे बनता है प्रोटीन। हाँ, टीआरएनए भी उसमें हेल्प करता है और आरएनए भी हेल्प करता है, लेकिन बेसिकली प्रोटीन बनाने के जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो एमआरएनए में होते हैं। ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और ये प्रोसेस ट्रांसलेशन कहलाता है। कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा प्रोटीन सिंथेसिस का साइट क्या है, साइट कहां पर होता है प्रोटीन सिंथेसिस? चलो ये बताओ पहले, न्यूक्लियोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, क्योंकि ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। चलो अब साइटोप्लाज्म में भी किस ऑर्गेनेली पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है? प्रोटीन सिंथेसाइजिंग और मशीनरी क्या है? एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नहीं राइबोसोम। नहीं, हाँ क्या बोले रतीक? राइबोसोम। राइबोसोम। अरे भैया राइबोसोम प्रोटीन बनाने का पार्ट है, चाहे वो ईआर के मेम्ब्रेन से अटैच हो या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच हो या फ्री राइबोसोम हो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो, प्लास्टिड के अंदर हो, पढ़ा चुका हूँ राइबोसोम सेल में। राइबोसोम पर बनता है प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये जो प्रोटीन बना है, ठीक है, ये एमआरएनए से बना है, एमआरएनए पे कोई इंफॉर्मेशन था उससे बना है, और ये एमआरएनए बना है डीएनए से, ये डीएनए था और डीएनए से फाइनली क्या बना है आपका, डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से क्या बना है प्रोटीन। मैं आपको बता दूं बच्चों, डीएनए का पूरा सेगमेंट एमआरएनए नहीं बनाता, पहली बात, डीएनए का पूरा सेगमेंट एमआरएनए नहीं बनाता है। ये बात मैं आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, याद है? डीएनए का पूरा सेगमेंट एमआरएनए नहीं बनाता है। तो डीएनए का जो सेगमेंट एमआरएनए बनाता है और उस एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, उस सेगमेंट को हम लोग सिस्ट्रॉन कहते हैं, याद है? पहले तो उसको जीन कहते थे, बाद में सही कंसेप्ट पता चला कि नहीं सिस्ट्रॉन कहना चाहिए, क्योंकि जीन में भी पूरा पार्ट प्रोटीन बनवाने के लिए जिम्मेवार नहीं है फाइनली। तो पहले तो स्टार्टिंग में क्या बोला जाता था कि डीएनए का वो सेगमेंट जो एमआरएनए बनवाए और उससे फाइनली प्रोटीन बने, उसको जीन कहते हैं। बाद में कंसेप्ट को सही किया गया कि नहीं, डीएनए का वो सेगमेंट जो एमआरएनए बनवाए और उससे फाइनली प्रोटीन तक बने, उसको कहते हैं सिस्ट्रॉन। तो ज्यादा कंसेप्ट सही वर्ड आया सिस्ट्रॉन, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं। तो आप जो बच्चे मॉलिक्यूलर नहीं पढ़े हैं, बस इतना ध्यान रखिए कि डीएनए का वो सेगमेंट जो एमआरएनए बनाए और उस एमआरएनए से प्रोटीन बने, उसको सिस्ट्रॉन कहते हैं मोर करेक्टली, और लेस करेक्टली उसको जीन भी कहते हैं। जीन एक ब्रॉड सेंस में बोला जाता है, सिस्ट्रॉन और अंदर की बातें, जीन के अंदर की बातें सिस्ट्रॉन। ज्यादा डिटेल चाहिए तो मॉलिक्यूलर का पूरा लेक्चर पढ़िए, ठीक है, पढ़ा चुका हूं। यानी कि आप कहेंगे कि सर इसका मतलब, अगर ऐसा है तो इसका मतलब फाइनली ये जो आप कह रहे हैं कि प्रोटीन है, ये प्रोटीन फाइनली सिस्ट्रॉन से बनता है। सपोज दैट कि सर ये वाला हिस्सा सिस्ट्रॉन है, ये वाला हिस्सा ये वाला एमआरएनए बना है और इससे ये वाला प्रोटीन बना, तो सर हर डीएनए का अपना एक खास सीक्वेंस होता है, डीएनए में पढ़ा चुका हूं, हर डीएनए का अपना खास सीक्वेंस होता है। तब तो सर हर सिस्टोन अपने आप में खास होगा, और तब तो सर हर प्रोटीन अपने आप में खास होगा। बिल्कुल सही बात है। फाइनली आप समझ क्या रहे हैं कि डीएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, आरएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, और प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड सीक्वेंस है। पढ़ाया जा चुका है प्रोटीन में भी कि प्रोटीन इज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, मेनी अमीनो एसिड अरेंज टू फॉर्म प्रोटीन। और ये लीनियर अरेंजमेंट अब पहले लीनियरली अरेंज होता है, और प्राइमरी उसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, और उसको हम लोग कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, याद करो पीपीसी, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो अभी प्रोटीन नहीं बना है, अभी क्या हुआ कि इस सेगमेंट से एमआरएनए बना और इस एमआरएनए से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना, सपोज दैट।
और प्रोटीन में एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं होता है, मैंने आपको वहां पे भी बताया था, प्रोटीन में एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं होता है, याद आ रहा है? प्रोटीन में कई सारे पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में ऐसे कोरिलेट होते हैं, तो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है, राइट? याद आ रहा होगा। तो इसका मतलब ऐसे कई सारे पॉलीपेप्टाइड चेन बनेंगे। तो हो सकता है कि इसी रीजन से कई सारा एमआरएनए बन रहा है और कई सारा पॉलीपेप्टाइड चेन बन के तैयार हुआ, राइट? अगर ऐसा है कि एक ही सिस्ट्रॉन से कई सारा पॉलीपेप्टाइड चेन बना और ये सारा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में केमिकल बॉन्ड के जरिए स्ट्रक्चर बनाया, मतलब कि एक आपस में स्ट्रक्चरली बाइंड हुआ और फाइनली एक स्ट्रक्चर बना के तैयार किया, जिसको आप कह रहे हैं प्रोटीन। यानी कि इस प्रोटीन में एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन है। देखो कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन रखते हैं, उसका भी मैंने आपको बताया था। जहां पे एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है वहां पे तो ये बातें करनी ही नहीं है ना कि डिफरेंट टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन है या सेम टाइप के। जहां एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है वहां एक ही सिस्टोन ने एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना दिया। बट अब हम कह रहे हैं कि ऐसे प्रोटीन जहां पर एक से अधिक टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन, तो एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए एक कंडीशन ये है कि एक ही सिस्टोन ने कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाए और वो कई सारे पॉलीपेप्टाइड चेन मिलके आपस में बाइंडेड हो गए और बन गया प्रोटीन, और ये प्रोटीन एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है। यानी कि इस एंजाइम में जितने भी प्रोटीन हैं वो सभी प्रोटीन एक ही सिस्टोन से डिराइव हुए हैं। कितनों को बात समझ में आ गया? ऐसा एंजाइम जिसमें सारे पॉलीपेप्टाइड चेन एक ही टाइप के हैं, तो इसका मतलब वो प्रोटीन एक ही टाइप के जीन से, एक ही टाइप के सिस्टोन से डिराइव हुए। यहां से एक कंसेप्ट दिया गया, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। और ये हाइपोथेसिस ये कहता है कल को किसी कारण से इस जीन में अगर म्यूटेशन हो गया, मोर करेक्ट वर्ड बोलो सिस्ट्रॉन, इस सिस्ट्रॉन में अगर म्यूटेशन हो गया तो ये एमआरएनए नहीं बनेगा, तो ये सारे पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनेंगे, तो ये प्रोटीन नहीं बनेगा, तो ये एंजाइम नहीं बनेगा, तो ये एंजाइम जिस मेटाबॉलिक रिएक्शन में भाग ले रहा था वो पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन रुक जाएगा। इसको कहते हैं वन एंजाइम वन मेटाबॉलिक ब्लॉक पाथवे, वन एंजाइम वन मेटाबॉलिक ब्लॉक कॉन्सेप्ट। ये जेनेटिक्स में भी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। और इसी को कहते हैं वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। मोर करेक्टली बाद में सही किया गया वन सिस्टोन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, वन सिस्टोन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। ये तो उसकी बात हुई जहां पर सेम टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन हो एक ही प्रोटीन में। मगर ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई जीन हो और उस जीन का जो सिस्टोन है वो सिस्टोन एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया, इसने एक पॉलीपेप्टाइड इसने मतलब कि इस ये वाला हिस्सा सिस्टोन अपना एक एमआरएनए बनाया, इसने अपना एक एमआरएनए बनाया, इस एमआरएनए अपना एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया, इसने अपना पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया, और ये दोनों कंबाइन होकर प्रोटीन बनाया। तो बताओ सृष्टि, ये जो प्रोटीन बना है इस प्रोटीन में सेम टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन है या डिफरेंट टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन है? सेम टाइप। हाँ क्या है सृष्टि? टाइम वेस्ट नहीं करना है, नहीं आता है तो डायरेक्ट ना बोलो। सेम टाइप के हैं डिफरेंट टाइप के हैं? ये वाले इस वाले में हाँ सेम टाइप। गलत जवाब है। हाँ राजेश्वरी सेम टाइप। गलत सर जवाब, डिफरेंट टाइप का। डिफरेंट टाइप के। अभी बताया मैंने कि भैया ये जीन अलग है और ये जीन अलग है, और दोनों का जब जीन का सीक्वेंस अलग होगा तो ये सिस्टोन अलग है, यहाँ पे ये अलग सिस्टोन है, तो इसने अलग एमआरएनए बनाया और इसने अलग एमआरएनए बनाया, तो इसने अलग पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया और इसने अलग पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया, और इन दोनों ने कंबाइन होकर एक प्रोटीन बनाया। तो भाई ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन सेम कैसे हो गया भैया? तो इसका मतलब कुछ ऐसे भी प्रोटीन है अपने पास जिसमें डिफरेंट टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन है, और वो अगर एंजाइम बन जाए, सुना ध्यान से, वो अगर एंजाइम बन जाए तो मुझे बताओ वो एंजाइम सेम टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन रखने वाले तो नहीं होंगे, डिफरेंट टाइप के होंगे, राइट? अब मैं आपको बताऊं बच्चों, अपने पास ऐसे कई सारे धांसू एंजाइम हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन है,
और इसका एग्जाम्पल आपको पहले भी बताया जा चुका है, प्रोटीन में भी बताया जा चुका है। मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपको मैंने एक एंजाइम बताया था रुबिस्को, अगर आपको याद हो, याद आ रहा है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 एंजाइम का नाम। रुबिस्को, एक एंजाइम का नाम आज मैं और लिख रहा हूँ नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज। एक का नाम मैं और लिख रहा हूँ साइटोक्रोम A1A3 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सुना ध्यान से। ये मैंने 3 ऐसे एंजाइम का नाम लिखा है, 1, 2 और 3। 3 ऐसे एंजाइम का नाम लिखा है जिसके पास डिफरेंट टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। सुनो ध्यान से, अपना ये जो रुबिस्को है ना, रुबिस्को में टोटल 16 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। कितना होता है? 16 पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये 16 में 8 एक जैसा होता है और 8 एक जैसा होता है, यानी कि ये 8 एक सिस्टोन से बना होगा और ये 8 अलग दूसरे सिस्टोन से बना होगा। तो बताओ, 2 डिफरेंट टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन है, मगर टोटल नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन कितना है? 16। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा रुबिस्को से रिलेटेड, रुबिस्को टोटल कितने जीन के गाइडेंस में बना? आंसर 2। कितने सिस्टोन के गाइडेंस में बना? आंसर 2। कितने टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन है? आंसर 2। कितने टोटल नंबर पॉलीपेप्टाइड चेन है? आंसर 16। कितनों को बात समझ में आएगा रुबिस्को के बारे में? रुबिस्को धांसू धांसू एंजाइम है। रुबिस्को 16 पॉलीपेप्टाइड चेन रखता है, लेकिन 2 टाइप के हैं। 2 जीन के गाइडेंस में बना है, मोर करेक्टली बोलो 2 सिस्टोन के गाइडेंस में बना है। अब आते हैं नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज में आपको बता दूं बच्चों, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का सबसे धांसू एंजाइम है। मैं आपको पढ़ाऊंगा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में। सबसे धांसू एंजाइम है और इसमें 2 सब यूनिट होता है। एक होता है स्मॉलर सब यूनिट और एक होता है लार्जर सब यूनिट। सुना ध्यान से, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट में अगर मैं बात करूं तो स्मॉलर सब यूनिट में आयरन और सल्फर भी होता है साथ में, प्रोटीन के साथ, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ। और लार्जर में मोलिब्डेनम और आयरन होता है साथ में, पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ। अब सुनना ध्यान से, अगर ऐसा है, मैंने कहा स्मॉलर सब यूनिट में पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ आयरन और सल्फर होता है, प्लस पॉलीपेप्टाइड चेन भी है, और इसमें मोलिब्डेनम के साथ कुछ पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, मोलिब्डेनम आयरन के साथ। तो भाई दोनों को अलग अलग अगर बोला है तो जाहिर सी बात है दोनों अलग अलग जीन के प्रेजेंस में बने होंगे। और सुनना ध्यान से, कान खोल के सुन लेना, ये जो स्मॉलर सब यूनिट है और जो लार्जर सब यूनिट है, इसमें जितने भी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अलग अलग जीन से बने हैं। केवल ये दोनों नहीं, इसमें भी जितने पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अलग अलग जीन से बने, इसमें भी जितने पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अलग अलग जीन से बने। और सुन लेना ध्यान से, नाइट्रोजिनेज एंजाइम जिस जीन से बनता है उस जीन को कहते हैं निफ जीन। क्या कहते हैं? निफ जीन। और सुनो निफ का फुल फॉर्म, निफ का फुल फॉर्म सुनो, नाइट्रोजिनेज इंड्यूसिंग फैक्टर्स। फैक्टर्स, फैक्टर्स यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम को बनाने वाले जीन को इंड्यूस करेंगे। निफ जीन यानी कि कई सारे जीन का समूह है निफ जीन, ना कि एक सिंगल जीन। निफ जीन सुन के बच्चा सोचता है कि निफ जीन से नाइट्रोजिनेज बना तो सारे उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन एक ही प्रकार के होंगे। ना रे ना, उसमें सारे पॉलीपेप्टाइड चेन अलग प्रकार के हैं, क्योंकि निफ जीन इज अ ग्रुप ऑफ जीन जिसको हम एक साथ कह रहे हैं निफ जीन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि नाइट्रोजिनेज में भी स्मॉलर हो या लार्जर हो, उसमें जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन है डिफरेंट टाइप के हैं। फिर आते हैं साइटोक्रोम A1A3। ये तो बहुत धांसू एंजाइम है, ये भी आपको मैं सेलुलर रेस्पिरेशन में पढ़ाऊंगा। और ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर लगा होता है। और ये एंजाइम में 2 पार्ट है, एक है साइटोक्रोम A1 और एक है A3, और ये दोनों का पॉलीपेप्टाइड चेन अलग होता है। इसका मतलब ये 2 अलग अलग टाइप के जीन के कंट्रोल में बने हैं, 2 अलग अलग टाइप के सिस्टोन के कंट्रोल में बने हैं। मैंने आपको डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन रखने वाले एंजाइम का 3 धांसू एग्जांपल बताया, और है तो कई सारे, लेकिन आपको ये 3 जरूर याद रखना है। फिर से बोलो कौन कौन? रुबिस्को, नाइट्रोजिनेज, साइटोक्रोम A1A3। और भी बताऊंगा आगे, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ो और भी आगे बताऊंगा। रुबिस्को, नाइट्रोजिनेज, साइटोक्रोम A1A3, ये सारी चीजें। अच्छा, कई सारे बच्चे मुझे एग्जांपल लेके आ जाते हैं, सर हीमोग्लोबिन, सर इंसुलिन, ये भी तो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन रखने वाले प्रोटीन है। अरे प्रोटीन है मगर वो एंजाइम थोड़ी है यार। इंसुलिन एंजाइम है क्या हार्मोन है? हीमोग्लोबिन एंजाइम है कि पिगमेंट है? बोलो। हाँ, ये सच बात है कि हीमोग्लोबिन में डिफरेंट टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं,
दो टाइप के पॉलीपेप्टाइड होते हैं, अल्फा बीटा, दो अल्फा दो बीटा एडल्ट में। और इंसुलिन में भी दो अलग अलग प्रकार के पॉलीपेप्टाइड होते हैं। तो ये सच बात है, लेकिन भाई इंसुलिन हार्मोन है, उधर हीमोग्लोबिन पिगमेंट है। ये लकी का ही क्वेश्चन था लास्ट ईयर कि सर वो भी तो डिफरेंट रखने वाले, इसमें ऐड कर दो। ऐड कैसे कर देंगे भाई, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, वो एंजाइम नहीं है, ये एंजाइम के एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है। तो चीजों को मिक्स नहीं करना है। तो आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा, हाँ सर एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर, और ये अगर प्रोटीन नेचर का है तो सर ये जीन के कंट्रोल में बनता होगा, सिस्टोन के कंट्रोल पे बनता होगा, राइबोसोम पर ही बनता होगा, लेकिन सिस्टोन के कंट्रोल पर बनता होगा। और एक सिस्टोन के कंट्रोल में एक टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन बनते होंगे, और अगर एक ही टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन ने कंबाइन होकर एंजाइम बनाया तो ऐसे एंजाइम होंगे जो, जिसको आप बोल सकते हो मोनोसिस्टोनिक एंजाइम भी बोल सकते हो। और ऐसे टाइप के एंजाइम जो डिफरेंट टाइप के सिस्टोन के रंग कंट्रोल में बने, उसको पॉलीसिस्टोनिक एंजाइम भी बोल सकते हो, कई सारी किताबों में लिखा मिलेगा। तो ये दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर। लेकिन इसमें वो वाला कंसेप्ट नहीं है जो राइबोजाइम था। राइबोजाइम खुद आरएनए ही एंजाइम की तरह एक्ट करता है। राइबोजाइम की डिटेल वर्किंग और डिटेल फंक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, उसकी डिस्कवरी से रिलेटेड बातें केवल आपके सिलेबस में जो मैंने आपको बताया जरूर है। उससे रिलेटेड ऑरिजिन ऑफ लाइफ वाला कंसेप्ट कैसे आया वो आपके सिलेबस में वो मैंने बताया जरूर है, लेकिन राइबोजाइम का अपना मैकेनिज्म होता है, अपना वर्किंग होता है, वो सब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो यहाँ तक मैंने दूसरा प्रॉपर्टी समझा दिया। अब तीसरा समझाने जा रहा हूं मैं, स्पेसिफिसिटी, अगले मीटिंग में। यहां तक की चीजें अब आप क्या करो, एक बार नोटबुक से पढ़ लो। नोट्स तो खुला नहीं, अब आप देख लो एक बार, अगर आपका, हाँ खुल गया, रुक जाओ, नोट्स लगता है खुल गया है, नहीं खुला, नहीं खुला है, कोई नहीं, चलो जाओ उधर से पढ़ लो पहले, फिर आते हैं अगले मीटिंग में एक बार रिफ्रेश करके।